Okay, uh, my dear students, today I will deliver lecture on production technology of walnut. And how many students have joined? Okay, 36 students have joined. तो आज हम लोग मैं दोनों में इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. Since this walnut is a temperate food crop, तो इसलिए मुझे मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को पिक्चर्स के थ्रू और एक्सप्लेन करने की. एंड इन द मीन टाइम आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. तो वॉलनट इज एन टेम्परेट फूड क्रॉप जिसका एक चिलिंग रिक्वायरमेंट होता है. लेकिन जो ये चिलिंग रिक्वायरमेंट है, ये जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है ये वेराइटीज टू वेराइटीज डिपेंड करते हैं. देयर आर सम वेराइटीज जिसको कम चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है. देन देयर आर सम वेराइटीज जिसको 800 घंटे 900 घंटे चिलिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत है. हम क्लाइमेट पे बाद में आ जाएंगे. First, we will deal this botanical classification. You all might be aware that the family of this walnut is Jubilantaceae, and this Jubilantaceae family includes 60 species. There are 20 species of walnut all over the world, and then we generally, divide this Jubilanus into 4 sections. First one is famously known as black walnut, जिसको हम रायोस सकरोन भी बोलते हैं. देन कार्डियो कैरोन है जिसको हम जापानीज वॉलनट बोलते हैं. इसी तरीके से जो बटर नट है उसको हम ट्रैक्रियन बोलते हैं. तो जुबिलिनस रीजिया जो है ये एक डेहिसेंट हल के अंदर कवर होता है, which separates from the shell at the time of maturity. So जो इसका origin है वॉलनट का, it is northwestern Himalayas. Wait a second, there is some problem. उज्जवल, आप वीडियो पे ही रहो, आपका ये जो है ना मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है. Okay, so it is believed that army of Alexander Great it brought this walnut from Europe to India, and in India walnut remained confined to Kashmir, as it appears that it had spread to Himachal Pradesh, Uttarakhand during the past century only. But अभी भी जो है walnut जो है जो maximum production इसका होता है, it comes from mainly Kashmir, but there are some pockets, some areas in Himachal Pradesh, in Uttarakhand, जहाँ पे इनफैक्ट अभी walnut जो है नॉर्थ ईस्ट में भी काफी पॉपुलर हो रहा है. So they are also planting these walnut trees, and CITH Center National Temperate Horticulture is helping them. Okay, walnut is basically a monoecious fruit crop with both male flowers को हम कैटकिनस बोलते हैं, and female flowers जिसको हम split flowers बोलते हैं. These both come on a single tree. Flowers generally जो bear करते हैं वो terminal और lateral both bear करते हैं. But walnut में जो problem है, जो सबसे बड़ी problem है, it is the problem of dichogamy. Dichogamy means sometimes the male flower mature first and sometimes the female flower mature first, और synchronization नहीं होता है. एंड क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है, मेल और फीमेल फ्लावर एक बार में मैच्योर नहीं होता है. उज्जवल, आपका मुझे स्क्रीन पे आ रहा है, आइदर यू कम ऑन द वीडियो. आपका मुझे ये डिस्टर्ब कर रहा है उज्जवल. उज्जवल आप वीडियो पे आ जाओ. सर वीडियो मेरा ऑन था. तो क्या हो गया फिर ये? एक सेकंड में इसको, देयर इज सम टेक्निकल इशू, जस्ट बियर विद मी. ओके, ठीक है. तो मैं आपको बता रहा था कि वॉलनट में जो डाइकोगेमी है ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, जहाँ पे प्रोटोएंड्रस की सिचुएशन आ जाती है, प्रोटोगेनस की सिचुएशन आ जाती है. मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है ये चीजें फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में,
कि प्रोटोएंड्रस का मतलब होता है जब आपका मेल फ्लावर पहले मैच्योर होता है, उस टाइम पे जो फीमेल फ्लावर होता है या जो स्टिग्मा होता है वो रिसेप्टिव नहीं होता है। इसी तरीके से कहीं कहीं पे किसी वैरायटी में ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे हम बोलते हैं कि प्रोटोगैनस कंडीशन है, जहाँ पे हमारा स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव होता है लेकिन जो मेल फ्लावर होता है वो मैच्योर नहीं होता है। सो दिस इज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन वॉलनट, जो फिर फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को भी। और उसमें हमको फिर कभी कभी कुछ ऐसी वेराइटीज भी लगानी पड़ती हैं एक ऑर्चर्ड के अंदर कि जिनका बीच में सिंक्रोनाइजेशन अच्छे से हो पाता है। तो जो पॉलिनेशन होता है वॉलनट के अंदर वो पोलन के थ्रू होता है। और मैंने जैसे आपको बोला कि डाइकोगेमी जो होती है इसमें इट प्रमोट्स द आउटक्रॉसिंग। द वॉलनट फ्रूट इज आल्सो एन अवॉइड ड्रूप विद एन एक्सटर्नल फ्लैशी पल्प सराउंडिंग द नट। अगर आप देखोगे वॉलनट को, मैं अभी आगे स्लाइड्स में आपको बता दूंगा कि अंदर कर्नल होता है, कर्नल जो है वो शेल के अंदर होता है, और जो शेल होता है वो ऊपर से उसका हल होता है, और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो हल है वो क्रैक हो जाता है, और उसके बाद जो है हम लोग उसको हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा कि उसकी मैच्योरिटी के क्या वो होते हैं। So as I told you that this walnut, the bearing habit of walnut is lateral, terminal and intermediate. Terminal fruit bearing types display flower buds, mainly on terminal parts of the animal shoots that are growing on 3-year-old branches. This is very important. The maturity of the animal shoots should be 3 year. When they get old of 3-year-old branches, then only उसमें जो है आपका फ्लावर और फ्रूट सेट होता है। पहले फ्लावर बड डिफरेंशिएशन होता है एंड देन फ्लावर आता है और देन आपका फ्रूट सेट होता है। जो लेटरल फ्रूट बियरिंग टाइप्स हैं दैट डिस्प्ले फ्लावरिंग बड्स अलोंग 1 ईयर ओल्ड शूट्स। तो देयर इज अ डिफरेंस। टर्मिनल जो है वो 3 ईयर ओल्ड ब्रांचेस पे आपका फ्रूट आता है, फ्लावर बड्स आते हैं, और जो लेटरल है दैट कम्स ऑन 1 ईयर ओल्ड शूट्स। And then there is intermediate bearer cultivars also that display female flowers mainly on terminal and subterminal buds on the animal shoots. You can see here from this picture, I have tried to uh, make this picture so that you will understand the bearing habit of this walnut. अगर आप देखोगे जो फर्स्ट है वो ट्रंक है, एंड देन सेकंड जो है दैट इज द प्राइमरी ब्रांच जो ट्रंक से ऊपर निकल के आ जाता है, जो सेकंड ऑर्डर एक्सिस के ऊपर है। देन देयर इज थर्ड पॉइंट में जो मैंने लिखा है आपको मार्क किया हुआ है दैट इज सेकेंडरी ब्रांच, जिसको हम थर्ड ऑर्डर एक्सिस भी बोलते हैं, जो लाइट ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। देन वी हैव द 3 ईयर ओल्ड ब्रांच, जो मैंने आपको बोला टर्मिनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ईयर ओल्ड ब्रांच, ये 3 ईयर ओल्ड ब्रांच जो है इसमें आपको फ्लावर बड आते हैं, इस पे आपका फिर फ्रूट सेट हो जाता है। So as far as climate is concerned, this walnut in India, मैं आपको इंडिया की बात करता हूँ, जो हिमालय रीजन है बिटवीन द एलिवेशन ऑफ 1200 टू 2000 मीटर अबव सी लेवल, इसमें हम लोग वॉलनट को ग्रो कर सकते हैं, और यही एरिया है जनरली जहाँ पे वॉलनट अभी कल्टीवेट किया जा रहा है। जो वॉलनट है इट रिक्वायर्स क्लाइमेट फ्री फ्रॉम फ्रॉस्ट इन स्प्रिंग एंड फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम हीट इन विंटर। एक तो स्प्रिंग के अंदर ये जो है फ्री होना चाहिए फ्रॉस्ट से, और जो विंटर है वो उसमें जो है मतलब ज्यादा, विंटर शुड बी माइल्ड, विंटर शुड बी नॉट देयर शुड बी नॉट जैसे हमारे ट्रॉपिकल कंडीशंस में या सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में वॉलनट नहीं हो पाता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ सर्टेन क्लाइमेट। दिस walnut mostly grown in temperate climate where they grow on disturbed forest sites, and I told you, depending upon the varieties, but most of the varieties require 600 to 1200 chilling hours below 7 degrees centigrade for nut production. But we have some varieties जिनको हमको सिर्फ 200 घंटे या 250 घंटे भी होता है। तो आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है सर अगर 200 घंटे टिकिंग आवर है, आप तो बोलते हैं कि पीच को हम सब ट्रॉपिकल में ग्रो कर सकते हैं, हम लोग जो है पियर को भी सब ट्रॉपिकल में सब सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं, व्हाई नॉट वॉलनट? अगर वॉलनट के लो चिलिंग कल्टीवर्स हैं फिर भी हम वॉलनट को बिहार की कंडीशन में या फिर हमारे जो सब ट्रॉपिकल कंडीशन है उसमें क्यों नहीं ग्रो कर पाते हैं? द रीजन इज जो वॉलनट है ये पीच की तरह शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप नहीं है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है। जैसे पीच को हम क्या करते हैं, हमारा फरवरी और मार्च में जो है हमारा यहाँ पे फ्लावरिंग आता है पीच में,
फरवरी में फ्लावरिंग आके आप यहाँ पे अप्रैल मई में उसको हार्वेस्ट करते हो, यानी कि बिफोर रेनी सीजन हम लोग उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से पियर भी अगर आप देखोगे तो पियर को भी हम जून तक यहाँ पे हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी कि बिफोर रेनी सीजन जनरली वो हमारा हार्वेस्ट हो जाता है। और पियर में अगर रेनफॉल आ भी जाएगा तो उतना बड़ा ज्यादा डैमेज नहीं करेगा एज कम्पेयर टू वॉलनट। वॉलनट क्या है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, मतलब इसका फ्लावरिंग आ जाएगा यहाँ पे सपोज करो मार्च में, अप्रैल में, मार्च अप्रैल में इसका कश्मीर में फ्लावरिंग का टाइम है टेम्परेट रीजन में, तो उस टाइम पे फ्लावरिंग आके ये सितंबर में हार्वेस्ट हो जाता है। तो सितंबर में हार्वेस्ट का मतलब ये है कि अगर हम इसको सब ट्रॉपिकल में ग्रो करेंगे तो इट मीन्स के जो मूनसून है यहाँ का एट द टाइम ऑफ जुलाई अगस्त, वो उस टाइम पे हार्वेस्टिंग का टाइम होगा, मीन्स बिफोर हार्वेस्टिंग होगा। और जो वो हल है वो क्रैक हो रहा होगा, मैं आपको आगे स्लाइड में दिखा भी दूंगा। वो जब हल क्रैक होता है तो उस टाइम पे अगर बारिश होगी तो वो जो बारिश है वो जो पानी है, वो जो मॉइस्चर है वो अंदर कर्नल को भी टच कर सकता है, कर्नल के अंदर भी जा सकता है, जिससे आपका कर्नल स्पॉइल हो सकता है और आपका प्रोडक्शन जो है सारा खराब हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो वॉलनट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है टेम्परेट रीजन के लिए। आगे वाले स्लाइड्स में ये क्लियर हो जाएगा। एज फार एज सॉइल्स आर कंसर्न्ड, जो वॉलनट की जो रिक्वायरमेंट है सॉइल्स के लिए, वॉलनट रिक्वायर वेल ड्रेनेड क्ले विद अ फियर लाइन कंटेंट soil containing abundance of organic matter. I told you the organic matter is very important for almost every food crop. In walnut, a depth of 3 meter soil should be there. We should be free from hard pain, solid rock, which restricts root growth. क्योंकि walnut जो है ना इसका deep root system है, so you need the soil at least up to 3 meters. We should be free from the hard pain, जहाँ पे solid rocks नहीं है। Now these are some important varieties जो walnut में commercially grow किया जाता है all over world। जैसे ओपिक स्काला चेरी है, इसका जो ओपिक स्काला चेरी का जो बियरिंग हैबिट है वो स्प्रेडिंग है। उसके बाद चिनोवा है, टर्टल है, फ्रैंकिट, नगट, पेन, लेक इंग्लिश, सेर, यूरिका, प्लेसेंटिया, ब्लैकमोर, विल्सन। These are some important varieties which are commercially grown all over the world. Now these are some varieties released from India. Central Institute of Temperate Horticulture, Srinagar. You know, they have released 10 varieties till date, and there are so many varieties, very good varieties, which are on pipeline. They may going to release these varieties, you know, in coming years. Among these varieties, Sith Walnut 1, Sith Walnut 2, Sith Walnut 3, Sith Walnut 4, up to Sith Walnut 10, they have released. And in fact, I was also involved, in breeding program in walnut when I was there at Central Institute of Temperate Horticulture. So they have the very good collection there. We have around 350 germplasm, good germplasm collection there in Central Institute of Temperate Horticulture. Sukost Kashmir, they have also worked. They are also working on walnut, and they have released Sulaiman and Hamdan. I will tell you the qualities of these varieties later in coming slides. Then, Himachal Pradesh, they are also working on walnut improvement program, so they have also released Pratap and Govind. You can see the walnut improvement program in Jammu and Kashmir, and you can see the variability. We have a very good variability of walnut in Jammu and Kashmir. I was involved from 2010 to 2012. I was involved in walnut improvement program. I was there in Central Institute of Temperate Horticulture, and what I have seen there is a very very rich variability present in walnut there. And for any breeding program, for any improvement program, variability is very important. If you have the genetic resources there, then you can have a very good improvement program on walnut. Now I told you that CITH, Central Institute of Temperate Horticulture, have released many varieties, and the prominent one are Sith Walnut 1, Sith Walnut 2. And what are the qualities? Walnut varieties में कौन सी qualities होनी चाहिए? देखो, walnut जो है उसमें जो kernel की recovery है, it should be around 50%, and if it is more than 50%, that is very good, but less than 50% or less than 45% generally इसको मतलब अच्छी variety नहीं माना जाता है। So kernel recovery, जो kernel की recovery है overall, जो walnut है जो kernel की recovery है, it should be around 50%, and if it is more than 50%, that is considered a very good walnut variety. Then hardiness of the shell, मतलब जैसे आप लोग देखते हो कि कुछ वॉलनट जो है बहुत बहुत हार्ड होता है, आप उसको दांत से नहीं तोड़ पाते हो,
आपको यू नीड सम एक्सटर्नल फोर्स उसको तोड़ने के लिए. सो जनरली दैट वेराइटी इज नॉट कंसिडर्ड गुड. तो आपके पास कौन सी वॉलनट होनी चाहिए जो इंटरमीडिएट हो, जिसको हम दांत से तोड़ सके या जिसको हम हाथ से तोड़ सके, जो पेपरी शेल हो, ठीक है, जिसका इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ हो, जो हम आराम से उसको तोड़ सके. So that is also considered a good quality variety of walnut. Then कर्नल कलर, जो कर्नल का कलर है, जैसे लाइट कर्नल कलर है, ब्लैक कलर नहीं है, तो लाइट कर्नल के कलर को भी कंसिडर किया जाता है वेरी गुड वॉलनट वेराइटी. एंड देन नट वेट, जनरली देखा गया है कि नट का जो वेट होता है 15 ग्राम से लेके 20 ग्राम तक वॉलनट के मतलब नट के साथ, शेल के साथ आपको मिलता है वॉलनट मार्केट में. But in Central Institute of Temperate Horticulture, they have some collections which has the average weight of around 25 to 26 gram of weight of walnut. So अगर walnut का weight 20 ग्राम से above है, उसको भी अच्छी variety में माना जाता है. So you can see these quality parameters of all these walnut varieties released from Central Institute of Temperate Horticulture. So Sith walnut 6, Sith walnut 7, Sith walnut 8, Sith walnut 9. You can see in Sith walnut 6, 51% shelling percentage is there. Nut weight is around 23.99 gram. Light shell and kernel color is there. Rough shell texture is having. And this Sith walnut 6 is proto-androus. Similarly, Sith walnut 9, you can see 50.9% shelling percentage is there. 21.23 nut weight is there. So these are some varieties, and you can see the photographs of these varieties here. Now this is the Sith walnut 1. अगर आपको ये tree दिख रहा है, since most of you are from Bihar and from the subtropical areas, we have also some students from ICR, so they might be from this southern India. But आप ये tree जो देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि okay, walnut tree ऐसा ही होता होगा. नहीं, walnut tree ऐसे नहीं होते हैं. walnut के trees जो होते हैं ना, जैसे हमारे पास mango के बहुत बड़े-बड़े trees होते हैं ना, इसी तरीके से walnut के trees जो हैं बड़े बड़े होते हैं, एकदम मैंगो की ट्री की तरह बहुत बड़े बड़े ट्री होते हैं. होता क्या था पहले, वॉलनट जो है ना, उसको पहले सीड से प्रोपिगेट करते थे. और आप लोग जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया भी है प्रोपिगेशन के लेक्चर में, कि जब हम सीडलिंग से प्रोपिगेट करते हैं, जब हम सीड से प्रोपिगेट करते हैं, तो उसका जो विगरस ग्रोथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है. मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में. लेकिन ये जो वॉलनट है, ये एसेक्सुअल प्रोपगेशन के थ्रू इसको प्रोड्यूस किया गया है. ये पैच बडिंग के थ्रू प्रोड्यूस किया गया है. और बिकॉज ऑफ दिस एसेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड, जो वॉलनट का साइज है वो काफी हद तक रिड्यूस हो गया. अब तो रूट स्टॉक्स भी आए हैं वॉलनट में, जहां पे हम रूट स्टॉक्स के ऊपर बडिंग करते हैं या ग्राफ्टिंग करते हैं, जिससे हम साइज को कंट्रोल करने में बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं. तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा था, ये जो ट्री है, पहले क्या होता था, क्योंकि बहुत बड़े ट्रीज होते थे, तो आपको वॉलनट के सिस्टमेटिक ऑर्चर्ड्स नहीं मिलते थे. मतलब अगर आप JNK में जाते थे तो आपको रोड के साइड पे वॉलनट बहुत मिलता, मतलब पहाड़ पे रोड, मतलब पहाड़ पे आपको वॉलनट्स के ट्रीज मिलते, लेकिन सिस्टमेटिक ऑर्चर्ड्स जो है वो नहीं थे. बट आफ्टर having this successful patch bedding propagation method in walnut, now systematic orchards are coming, जिसकी हाइट इतनी होती है और 5 मीटर या 6 मीटर के स्पेसिंग पे इसको इजीली प्लांट किया जाता है. और अब अच्छे ऑर्चर्ड्स जो हैं धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं इन JNK एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया आल्सो. नाउ यू कैन सी सम वेराइटीज ऑफ वॉलनट. इसका जो वेरिएबिलिटी है आप देख सकते हो, शेप में, कलर में या बियरिंग हैबिट में. आप देख सकते हो दीज आर सम वॉलनट जीनोटाइप्स, जिसमें सिर्फ वॉलनट 35 है, सिर्फ वॉलनट 1 है. आप देख सकते हो कहीं कहीं पे 2 लगा है क्लस्टर में, कहीं कहीं पे 4 क्लस्टर में लगा हुआ है, और कहीं कहीं पे 3 क्लस्टर में लगा हुआ है. So this is the variability you can see in walnut. Here again आप देख सकते हो सिर्फ walnut 31. This is they have this collection जहां पे आप क्लस्टर में देख सकते हो 8 से 10 फूट लगे हुए हैं. ठीक है. So we have a very good variability of walnut in JNK. ये जो वेरिएबिलिटी है हल क्रैकिंग की, ये मैं चाह रहा था कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, बट क्योंकि ये स्लाइड आ गया है बीच में, तो आप देख सकते हो जो प्रीवियस स्लाइड थी, जो इससे पहले स्लाइड थी, जो वॉलनट है वो हल के अंदर कवर है पूरा. आप फोटोग्राफ को देखो,
पूरा हल के अंदर कवर है। लेकिन जब ये हार्वेस्टिंग के नजदीक आ जाता है, जब मैच्योरिटी के नजदीक आता है, तो ट्री के ऊपर ही जो ये हल है क्रैक होना शुरू कर देता है। यू कैन सी, तो ये जो हल जो क्रैक होना शुरू कर देता है, इट मीन्स कि हमारा जो फ्रूट है ये रेडी है हार्वेस्टिंग करने के लिए, तो हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। वो हम लास्ट में बता देंगे कैसे हार्वेस्ट करते हैं। these are some photographs जो वॉलनट की वेराइटीज के हैं, and these are the you know the quality parameters of these varieties. आप लोग इस प्रेजेंटेशन को बाद में देख लेना और आप लोग इनको नोट कर लेना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट आई हैव टू डिस्कस मनी अदर थिंग्स, तो मैं उन चीजों पे ज्यादा फोकस करूंगा इस लेक्चर के अंदर। सो दिस इज द सिर्फ वॉलनट वन, जहाँ पे जिसकी बेयरिंग हैबिट भी बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली जो बाकी वेराइटीज हैं। मैंने आपको जैसे बोला कि वॉलनट जो है पहले सीड से ही प्रोपिगेट किया जाता था, जिसकी वजह से वॉलनट की ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा होती थी, विग्रेस ग्रोथ होती थी। और आपको पता है जब सीड से प्रोपिगेट करते हैं तो प्लांट लगाने के बाद उसमें 6 साल 8 साल के बाद फ्रूटिंग आना शुरू करता है। इनफैक्ट वॉलनट के केस में तो 10-15 साल के बाद जो इकोनॉमिक यील्ड हम बोलते हैं, जो अच्छा यील्ड होता है, वो 10-15 साल के बाद आना शुरू होता था। लेकिन जब हमने वॉलनट को एसेक्चुअल प्रोपगेशन मीन्स के थ्रू प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो आप देख सकते हो आप 1 साल या 2 साल के बाद ही आप वॉलनट उस ट्री पे लगना शुरू होता है और 4-5 साल के बाद इकोनॉमिक यील्ड आना शुरू हो जाता है। और अब रूट स्टॉक्स का भी डेवलपमेंट जो है वो मतलब पॉपुलर हो गया है, और उन रूट स्टॉक्स के ऊपर भी अब बडिंग के साथ साथ ग्राफ्टिंग भी किया जाता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो डेवलपमेंट ऑफ रूट स्टॉक है, लूथर बर्नबैंक ने 1879 से 85 तक ही डेवलप्ड a hybrid royal between Eastern American black walnut, Julianus nigra, and Northern California black walnut, Julianus hensey. He also developed the paradox, a hybrid between English Julianus regia and California black walnut, Julianus hensey or Julianus californica. This Julianus hensey is the preferred rootstock actually due to vigorous seedlings resistant to oak root fungus, and this is slightly less susceptible to crown rot and root rot. Crown rot and root rot are the major problems in walnut, so this is slightly less susceptible to these problems. Black line is also a major problem in walnut. We will discuss it in another lecture, but I just want to show you here the photograph, how dangerous this problem is in walnut. Most of the Julius regia commercial cultivars are subjected to systematic infection by the black line virus, and this black walnut cannot be systematically infected. जो इसका जो रूट स्टॉक है, मैं एक्चुअली जुलियस हेंसी के बारे में यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको। जो मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है, व्हाट हैपेंड, वायरस इंटर्स द पर्शियन सियान फ्रॉम टॉप, सियान के ऊपर टॉप से आता है, through the flowers at the time of pollination time, and can travel down the stem with or without causing symptoms until it reaches the black or paradox rootstock. Then ये Julianus hensey का रोल क्या है? The rootstock resists systematic infection by the virus by means of a hypersensitive reaction in which both the virus and a thin layer of rootstock cells die. This is the black line seen at the graft union. You can see this black line at the graft union, वहां पे किस तरह की प्रॉब्लम होती है। बट जुलियन रिडसी जो है ये उस सिस्टमेटिक इन्फेक्शन को रोकने में कामयाब होता है बहुत हद तक। ओके, अगर आप लोग वॉलनट खाते हो तो वॉलनट के ऊपर जो है एक स्किन होता है। अगर आप उसको अपने नेल से अगर आप थोड़ा सा हटाओगे इसको, ये जो आपको दिख रहा है कर्नल, वो जो स्किन होता है उसको हम पेलिकल बोलते हैं। सो व्हाट इज पेलिकल? पेलिकल इज ए थिन स्किन surrounding the kernel. It is very rich in antioxidants which helps to protect the kernel against rancidity brought by oxidation of fatty acids. So actually होता क्या है, polyphenols used in the body inhibit oxidation of low density lipoproteins which reduces incidence of cardiovascular disease. So walnut is very very helpful, very nutritious and very helpful for health. Although walnuts are very high in fat content, आपको पता है कि walnut में जो है in some varieties बहुत ज्यादा फैट उसमें देखा गया है, but although walnuts are very high in total fat content, but increased consumption of walnuts does not result in gain into body weight because the low proportion of saturated fatty acids. Because of these saturated fatty acids आपका बॉडी वेट ज्यादा नहीं होता है। और वॉलनट जो है मतलब
अगर आपका सपोज करो इफ यू आर ट्रेवलिंग फॉर 4-5 days और आपको लगता है कि आपको जो नॉर्मल फूड है वो आपको मिलने में दिक्कत हो सकता है, सो यू कैन कैरी दीज वॉलनट्स विद यू, और ये आपको जो न्यूट्रिशन है बॉडी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट विल प्रोवाइड दैट न्यूट्रिशन टू द बॉडी. And then one more important point that I want to discuss with you people, that is जुगलून. What is this जुगलून? Actually, वॉलनट में ये देखा गया है कि वॉलनट का जो ऑर्चर्ड होता है ना, वॉलनट का ऑर्चर्ड या खासकर जो वॉलनट का प्लांट होता है, उस प्लांट के आसपास कहते हैं कि इंटरक्रॉपिंग या दूसरे क्रॉप्स जो है ना, ये आने नहीं देता है. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इंटरक्रॉपिंग क्यों नहीं हो पाती है? कुछ इंटरक्रॉपिंग लगाते हैं, मैं आपको आपको वो डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ, बट जनरली बहुत सारे इंटरक्रॉप्स जो है वहां पे नहीं आते हैं. क्यों नहीं आते हैं? एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस जुगनून. Plants adversely affected by being grown near walnut trees exhibit symptoms such as foliar yellowing, wilting, and eventual death. जो आसपास हम लगाते हैं प्लांट्स को. The reason is the causal agent is a chemical called जुगनून, which occurs naturally in all parts of the walnut. ये walnut के अंदर all parts में present होता है. And this juglone has experimentally shown to be respiration inhibitor. It's very important because the largest concentration of juglone and hydrojuglone occur in the walnut buds, nut hulls, and roots. However, leaves and stems do contain a small quantity. Juglone is only poorly soluble in water and thus does not move very far in the soil. And because of the juglone, ये जो निकलता है, इसलिए जब हम वॉलनट में प्रूनिंग करते हैं ना, तो प्रूनिंग के बाद हमको जरूरी है कि उसके ऊपर हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का या कोई केमिकल का हम लोग वहां पे पेस्ट लगा लें. जैसे हम लोग चौबतिया पेस्ट लगाते हैं या फिर हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट लगाते हैं, ताकि जो हम कट करते हैं प्रूनिंग के बाद, वो जो केमिकल रिलीज होता है वो उस ब्रांच को ड्राई भी कर सकता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, after pruning you need to use the Chobotia paste or copper oxychloride chemical so that जो ड्राइंग है उससे हम बच सके. तो दिस जुगलून जो है, इट हैज द टॉक्सिसिटी सिम्टम्स अनअवेयर विद इन द एरिया ऑफ रूट ग्रोथ. जो भी रूट ग्रोथ के अंदर वीड आता है या कोई और प्लांट आप लगाओगे, उसके ऊपर इसके टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आ जाते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट. जुगलून you must note down this important point. मैंने आपको बोला there are plants which are very sensitive to juglone and then there are plants which are tolerant to juglone. So some vegetables which are sensitive to juglone, जिसमें cabbage है, eggplant, pepper, potato, tomato, these are very sensitive to juglone. Field crops में आपका alfalfa, crimson, clover, tobacco, these are very sensitive to juglone. Fruits में apple, blackberry, blueberry, these are very sensitive to juglone, और इसको जनरली नहीं लगाना चाहिए वॉलनट ऑर्चर्ड के अंदर. There are some plants which are tolerant of juglone, and among those tolerant plants among vegetables, lima beans, snap beans, beets, corn, onion, parsnips, these are tolerant to juglone. So you can if you want to have intercropping in walnut ऑर्चर्ड, तो आप लोग ये कर सकते हो. खासकर इनिशियल ईयर्स में क्या करते हैं ना, मैंने आपको बोला वॉलनट जब हम 6 मीटर की दूरी पे लगाते हैं, तो उसको 5 साल 6 साल शुरू में लगता है बढ़ने में. तब तक जो लैंड है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो. शुरू के 5 साल में आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो. उसके बाद जब वॉलनट बड़ा हो जाता है, 6 मीटर भी कम पड़ जाता है, उसकी कैनोपी जो है ना एक दूसरे के ऊपर आने लग जाती हैं, तो एट दैट टाइम इंटरक्रॉपिंग आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंटरक्रॉपिंग करने के लिए आपके पास सनलाइट की भी जरूरत होती है, आपको मॉइस्चर की भी जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है. तो आफ्टर 8-10 इयर्स जनरली इंटरक्रॉपिंग रिकमेंड नहीं किया जाता वॉलनट के अंदर, बट इनिशियली 4 to 5 years we can have some intercrops in walnut. So among those field crops, white clover, right top grass, orchard grass, soya bean, you can use these intercrops in walnut orchard also. Propagation and rootstocks, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता भी दिया थोड़ा बहुत. वॉलनट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वॉलनट सीड से ही प्रोपिगेट किया जाता था. जस्ट कुछ साल से ही एसेक्सुअल प्रोपिगेशन मेथड जो है पॉपुलर हो रहा है. सुकोस्ट कश्मीर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर और हिमाचल प्रदेश में फ्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट्स
दे हैव डन ए ट्रिमेंडस जॉब, जहां पे उन्होंने अभी बहुत ही ज्यादा सक्सेस asexual propagation मेथड में उन्होंने अचीव की है, एंड दे आर आल्सो नाउ प्रोवाइडिंग डिजीज फ्री एंड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल टू देयर फार्मर्स, एंड they are also providing the quality planting material to some northeastern part also. तो अभी विजिट टू मीनस के थ्रू क्योंकि प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल हो रहा है, तो सिस्टमेटिक ऑर्चर्ड्स भी डेवलप हो रहे हैं, अदरवाइज पहले सिस्टमेटिक ऑर्चर्ड्स डेवलप नहीं थे। और प्रोपिगेशन किससे होता है? पैच बडिंग इज नाउ वेरी कॉमन, एंड क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग और क्राउन ग्राफ्टिंग से भी सक्सेस है। और इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि वॉलनट का जो प्रोपिगेशन का जो सक्सेस है ना, वो जनरली पॉली हाउस कंडीशंस में, फील्ड कंडीशंस में बहुत लिमिटेड सक्सेस है। बट देयर आर सम रिपोर्ट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम J&K एंड हिमाचल प्रदेश, दे आर सेइंग कि फील्ड में भी अभी हम लोगों ने अच्छी सक्सेस अचीव की है। बट अभी तक जो है, जो पॉली हाउस कंडीशंस है, जो कंट्रोल्ड कंडीशंस है, वहां पे जो है पैच बडिंग की सक्सेस और ग्राफ्टिंग की सक्सेस ज्यादा देखी गई है। तो ये जो यहाँ पे सीड्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है फॉर द प्रोपिगेशन मेथड, ये मैं आपको यहाँ इस फोटोग्राफ के थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ। सीड्स आर जनरली हार्वेस्टेड फ्रॉम सितंबर तो अर्ली अक्टूबर टू नवंबर। नवंबर तो लेट होता है, लेकिन जनरली सितंबर में हमारा हार्वेस्टिंग वॉलनट का हो जाता है। तो फर्स्ट क्या किया जाता है, इसको ड्राई किया जाता है ओपन शेड में, मतलब ओपन में आप इसको ड्राई करोगे। दिस रिक्वायर प्रोलॉन्ग्ड मॉइस्ट एंड कोल्ड वेदर बिफोर इट जर्मिनेट। जो वॉलनट के जो सीड्स होते हैं, इसको वो मॉइस्ट कोल्ड वेदर चाहिए, और मतलब जर्मिनेट से पहले इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट नीड्स कोल्ड वेदर। Therefore, seeds must be sown or certified before spring planting. Spring planting जनरली मैंने आपको बोला था कि टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स में जो प्लांटिंग का टाइम होता है वो स्प्रिंग होता है, फरवरी मार्च होता है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने सीड्स को तैयार करते हैं और उसमें स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन में क्या करते हैं, हम सीड्स को डिप करते हैं, 1 मिनट का डिप करते हैं, ठीक है, और बॉइलिंग वाटर में, टू क्लीन डर्ट एंड पैथोजेनस बिफोर स्ट्रेटिफिकेशन, एंड वी प्लेस दीज सीड्स इन रोज ऑन मॉइस्ट सैंड वर्मिकुलाइट इन जनरली 2 to 3 layers। जनरली जो सीड की जो डेप्थ होती है वो हम 4 इंच तक रखते हैं, और ये जो मेंटेन करते हैं मॉइस्ट स्ट्रेटिफिकेशन पीरियड, ये हम दिसंबर से फरवरी तक करते हैं, एंड एट दैट टाइम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड अराउंड 1 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। We can also stratify seeds in refrigerator also in small lots. That container should be well drained also. This is the nursery of walnut seedlings. मैं एक्चुअली कुछ और इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं स्लाइड को थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूँ। माइक्रो प्रोपिगेशन भी हमने ट्राई किया था, इनफैक्ट आई myself was involved in micro propagation in walnut, but there is very little success in few European countries. They are saying that they are producing walnut through micro propagation, but in India commercially micro propagation का protocol available नहीं है। In Central Institute of Temperate Horticulture, again I was involved in this micro propagation program. We got success up to multiplication level, but not रूटिंग एंड इन हार्डनिंग। तो हार्डनिंग और रूटिंग जो है हम लोग अभी भी उस पर वर्क कर रहे हैं, CITH में काम चल रहा है। सो अगर माइक्रो प्रोपिगेशन हम वॉलनट में कर पाए तो फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फार्मर्स को बहुत ही क्वालिटी और डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, वॉलनट में जनरली हम लोग मॉडिफाइड लीटर सिस्टम फॉलो करते हैं, और ओपन सेंटर सिस्टम भी है कुछ कुछ वेराइटीज में, जहाँ पे स्प्रेडिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने बोला था ओपेक स्काला चेरी में स्प्रेडिंग कैनोपी है, तो वहां पे आप जो है ओपन सेंटर सिस्टम को भी फॉलो कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द कल्टीवर्स जो है उसमें मॉडिफाइड लीटर सिस्टम फॉलो करते हैं। देयर आर सम कल्टीवर्स जिसका इरेक्ट सिस्टम है, इरेक्ट मीन सीधे जाता है, नेचुरल हैबिट उसका इरेक्ट है, तो वहां पे हम लोग सेंट्रल लीडर सिस्टम को भी फॉलो कर सकते हैं। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, मॉडिफाइड लीडर इज द लीडर सिस्टम द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस जो हम इसमें करते हैं। जो प्रूनिंग है, प्रूनिंग मैंने आपको बोला कि हमको
प्रूनिंग हमेशा देखना होता है कि बियरिंग हैबिट क्या है। बियरिंग हैबिट के हिसाब से हमको अपना प्रूनिंग करना पड़ता है। प्रूनिंग टर्मिनल जो बियर होता है, मैंने आपको बोला कि जो शूट्स होते हैं उसमें जो 3 ईयर ओल्ड जो ब्रांचेस आते हैं उस पे लगता है। तो अकॉर्डिंगली जो बियरिंग हैबिट है उसके हिसाब से हमको प्रूनिंग करना पड़ता है फॉर टर्मिनल एंड लेटरल बियर्स। बेसिकली जहाँ पे हम पॉलिनेशन की बात करते हैं, वॉलनट इज ए मोनोसिस, जहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही ट्री पे आता है, बट इसमें डाइकोगेमी भी है। प्रोटोएंड्रस वेराइटीज हैं जहाँ पे मेल फ्लावर जो है वो पहले मैच्योर होता है, फीमेल उस टाइम पे जो है मैच्योर नहीं होता है, स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होता है। एंड देन देयर आर सम कल्टीवर्स जहाँ पे स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है और पोलन वहाँ पे डेसेंट नहीं हो रहा होता है। So dichogamy is the problem, but walnut is monoecious generally. And because of dichogamy, आउट क्रॉसिंग जो है, क्रॉस पॉलिनेशन को ये फेवर करता है। और जो पोलन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पॉलिनेटर है वॉलनट में, दैट इज विंड। So you can see here from the picture also, walnut is monoecious, and that the pollen bearing male stimulate flowers and nut producing female distillate flowers are born separately on the same tree. Two types of dichogamy exist among walnut varieties. Most of the varieties are protoandrous, but few cultivars are protogenous also. Protogenous में आपको chico है, emuco है, melan है, and then there are some local genotypes also जो protogenous है। Now जो कैटकिन्स होता है, जो मेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर को कैटकिन हम बोलते हैं, ठीक है। They develop laterally on previous season growth and bear numerous male flowers. So this catkin lack petals and consists primarily of a whorl of sepals surrounded up to 40 pollen-bearing stamens on each flowers. And the important point that you should note down: each pollen sac anther of the stamens opens at maturity to release hundreds of microscopic pollen grains that dispersed by wind. And you can see the photograph of this pollen. This is the catkin. जो आपका पहला वाला आपको फोटोग्राफ दिख रहा है, ये जो है, ये दिस पोलन इज नॉट रेडी, फर्स्ट फोटोग्राफ। सेकंड में आप देख रहे हो पोलन जो है वो जो कैटकिन है, जो स्टिमुलेट फ्लावर है, ये मैच्योर हो रहा है। एंड देन जो थर्ड है, इसमें आप देख सकते हो कि पोलन का डेंसेंस इजीली हो रहा है। दिस फोटोग्राफ जो थर्ड वाला फोटोग्राफ है। So these are the catkin evidence. You can see the light, intermediate and heavy evidence on catkin. Then there comes pistillate flowers. Pistillate flowers are born in pairs at tips of current season shoot. Chandler, Penny, Chico, Ashley form at the tip of short lateral shoots as well as on long shoots. Two branched stigma attached to the ori by a short style. I can show you a few pictures of pistillate flower also. You can see here the variability in pistillate flowering in different genotypes of walnut. आप देख सकते हो कि इसमें भी वेरिएबिलिटी है हमको, बट ये जो आपको दिख रहा है, मतलब थर्ड फोटोग्राफ जो आपका पिलो में दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टिग्मा के ऊपर पोलन आ गया है। और जो सेकंड फोटोग्राफ है उसमें आप देख सकते हो कि हमारा जो पिस्टिलेट फ्लावर है, स्टिमुलेट जो है, सॉरी, इसका जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव है, लेकिन अभी पोलन नहीं आया है। सो दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ पिस्टिलेट फ्लावर्स। Then these are different colors of stigma: yellow, green and red. Now maturation, जब वॉलनट का मैच्योरिटी कब आता है, मैंने आपको बोला वॉलनट का मैच्योरिटी जो है वो जनरली हम देखते हैं कि जो हल है, ऊपर वाला फोटोग्राफ देखो आप लोग, फर्स्ट फोटोग्राफ, तो हल है जब ये क्रैक होना शुरू करता है ट्री के ऊपर, तो हम बोलते हैं कि फ्रूट्स आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, तो हमको इनको हार्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। सो इट मैच्योर्स रैपिडली ड्यूरिंग वार्म वेदर। हाउएवर मैच्योरिटी एंड स्प्लिटिंग ऑफ द हल proceeds more rapidly during cool humid weather than during hot and dry weather. एक पीटीपी स्टेज भी होता है, पैकिंग टिश्यू ब्राउन स्टेज। ये जो कर्नल है ना, कर्नल के बीच में आप देखो, जो कर्नल के हाउस होते हैं ना, उसके बीच में अगर आप देखोगे तो पैकिंग टिश्यू होता है। वो जो पैकिंग टिश्यू होता है वो अगर ब्राउन होता है,
तो आप बोल सकते हो कि जो आपका वॉलनट है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया है। तो एक मैंने आपको बोला कि अराउंड 50% वॉलनट जो है उसमें हल क्रैक हो जाए ट्री के ऊपर, तो फ्रूट्स आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। और आप वॉलनट को इंडिविजुअली मतलब तोड़ दो और उसके अंदर जो पैकिंग टिश्यू है जो कर्नल के अंदर है वो अगर ग्रीन से ब्राउन हो गया है तो इसका मतलब है कि आपका हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया है। और आप हार्वेस्टिंग को जो है प्रिपून भी कर सकते हो। इफ यू विल स्प्रे इथोपॉन 200 to 500 ppm it will advance harvesting by 10 days and hulling should be completed generally within 9 years। जब आप मतलब हार्वेस्ट करोगे, हार्वेस्टिंग के बाद जो आपको हल्स को रिमूव करना होता है ये 8 से 9 घंटे में करना होता है, अदरवाइज जो मॉइस्चर होता है उससे जो है आपका कर्नल खराब होने के चांसेस होते हैं। तो हार्वेस्टिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है which we should keep in mind? Proper maturity, 80% hulls on a tree cracked exposing the nuts। जनरली हम बोलते हैं कि 50% से लेके 80% तक हल्स अगर क्रैक है तो आप हार्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको हार्वेस्टिंग को बिफोर करना है, प्रीपून करना है, यू कैन स्प्रे इथोपॉन एट द रेट ऑफ 200 to 500 ppm, ठीक है, एंड दिस विल प्रीपून हार्वेस्टिंग 10 days। ये है पैकिंग टिश्यू। अगर आप देख सकते हो इस फोटोग्राफ में ये जो छोटा सा गोल के अंदर दिख रहा है दिस इज द पैकिंग टिश्यू, ये कर्नल के बीच में होता है। तो अगर ये ब्राउन हो गया है तो दिस इज आल्सो द इंडिकेटर जहां पे आप बोल सकते हो कि हमारा जो वॉलनट है वो मैच्योर्ड हो गया है और आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हो। हार्वेस्टिंग कब होता है? देखो वॉलनट के केस में अप्रैल के टाइम पे आपका फ्लावरिंग आता है, ठीक है। फ्लावरिंग के बाद जो है इसका ग्रोथ पीरियड स्टार्ट हो जाता है और सितंबर में आप इसको हार्वेस्टिंग करते हो, ठीक है। अब सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग करने के लिए मैंने आपको बोला कि जो टेम्परेट रीजन होता है उसमें अप्रैल मई में थोड़ी बहुत बारिश भी होती है एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, बट जो टेम्परेट रीजन होता है वहां पे जून जुलाई अगस्त जो होता है वो समर का सीजन होता है। तो समर के टाइम पे इसको अच्छा सनलाइट मिलता है और इसको इसकी ग्रोथ में अच्छा हेल्प मिलता है। बट सब ट्रॉपिकल केस में यहाँ पे मानसून होता है उस टाइम पे, तो अगर पानी पड़ेगा तो आपका जो कर्नल है वो स्पॉइल होगा, वो खराब हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो द रीजन कि हम वॉलनट को सब ट्रॉपिकल में ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो मैनुअल हार्वेस्टिंग होती है जनरली, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं अभी। 2 to 3 times हार्वेस्टिंग जनरली हम करते हैं। और जो हम लोग मतलब जो फार्मर जो प्रैक्टिस करते हैं वो डिफरेंट प्रैक्टिस करते हैं। आई विल टोल्ड यू इन नेक्स्ट स्लाइड। जो यील्ड होता है वॉलनट का एट 40-year ट्री कैन प्रोड्यूस एज मच एज 175 किलोग्राम ऑफ नट्स। द एवरेज यील्ड इज 40 kg। जो 40 साल का ट्री होता है मैंगो इसका वॉलनट का उसमें 175 kg नट्स जो है यील्ड आता है, लेकिन एवरेज यील्ड 40 से 50 kg जो है वॉलनट ट्री के अंदर इजीली हम लोग ले सकते हैं। अब वॉलनट को हार्वेस्ट करने के बाद मैंने आपको बोला ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिहाइड्रेशन गिव द प्रोडक्ट ऑफ स्टेबल वेट एंड इट फर्दर deteriorates further sorry prevent further deterioration, molding or darkening of kernels. It also permit efficient bleaching of shell and allow prolonged storage. So drying is very important process for walnut. Educate drying walnut should not contain more than 8% moisture। जो आपने ड्राई कर दिया है it should not contain the 8% more moisture, otherwise आप उसको स्टोरेज जो में प्रॉब्लम आएगी, आप उसको बहुत लॉन्ग टाइम स्टोर नहीं कर सकते हो। जनरली ड्राइंग इज डन इन ओपन सनलाइट। ड्राइंग हम कहाँ करते हैं? ओपन सनलाइट में करते हैं, ठीक है। हॉट एयर ड्रायर्स आर आल्सो अवेलेबल नाउ, दिस कंसेप्ट इज कमिंग कि हॉट एयर ड्रायर जो है वो भी आ रहे हैं और उसमें भी हम लोग जो है ड्राई कर सकते हैं। रेंसिडिटी इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन वॉलनट, क्वालिटी में बहुत प्रॉब्लम है ये। देर आर मोर सीवियर वेराइटीज हैव हाई ऑयल कंटेंट, दिस कॉज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। आप देख सकते हो रेंसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है वॉलनट में, जो ब्लैक ब्लैक आपको वॉलनट दिख रहा है। कभी कभी आप स्टोर करते हो वॉलनट को घरों में और आप 6 महीने 1 साल के बाद निकालते हो, आपको रेंसिडिटी की प्रॉब्लम दिखती होगी, इस तरह का ब्लैक ब्लैक कलर का दिखता होगा और उसमें वो रेंसिडिटी आपको पता चल जाती होगी, एंड दैट इज बिकॉज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स।
आप देख सकते हो कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वॉलनट। ड्राइंग करने के बाद, मैंने बोला ओपन सनलाइट में या हॉट, सॉरी ओवन में ड्राई करने के बाद आप उसको स्टोरेज कर सकते हो। यू कैन सी कलेक्शन एंड स्टोरेज प्रोसेस फ्रॉम दीज पिक्चर्स। दे हैव यू नो, ये लोग इसको जो है वॉश करते हैं, उसके बाद स्टोरेज करते हैं, एंड देन उसके उसके बाद उस कर्नल को रिमूव भी कर रहे हैं। आप देख सकते हो कर्नल को रिमूव भी कर रहे हैं। And grading and sorting of nuts, depending upon the color of the nut, depending upon the quality of the kernel, उसकी grading और sorting भी की जाती है। एंड उसके बाद आजकल आप देखते हो पैकिंग आता है। पैकिंग जो है ना, नट्स का भी पैकिंग आता है, कर्नल का भी पैकिंग आता है। नट्स का पैकिंग सेपरेट आता है। जैसे मान लीजिए जो एयर ट्रैवल है, जो लोग एयर ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए आप लोग में से कोई कश्मीर आ गए और उनको 10 केजी वॉलनट लेना है, तो आपको जो एयरलाइंस होते हैं वो आपको 20 केजी 15 केजी लगेज वैसे ही आपको अलो करते हैं बस। तो उसमें आप 10 केजी वॉलनट कैसे लेके आएंगे? तो इसलिए उस वेट को कम करने के लिए अब कर्नल की पैकिंग होती है, और बहुत अच्छी वैक्यूम टाइट पैकिंग होती है, जिससे स्टोरेज लाइफ भी अच्छी होती है। And now these storage concepts are also coming. These different type of packings are also coming up, in many areas. You can see from this picture separation of kernel. Kernel को नट से अलग किया जाता है, और फिर डिपेंडिंग अपॉन द कलर, जैसे लाइट कर्नल हो गया, ब्लैक कर्नल हो गया, उनको अलग अलग तरीके से ग्रेडिंग करके, सॉर्टिंग करके उनको अलग अलग पैकिंग किया जाता है। और जो लॉन्ग डिस्टेंट मार्केट होते हैं, वहां पे हम लोग जनरली जो लाइट कर्नल है, जो साफ कर्नल है, उसी को हम लोग पैक करके लॉन्ग डिस्टेंट मार्केट्स के लिए भेजते हैं। यू कैन सी सम equipments, some ovens are also using for drying purposes. Kernel sorting and grading process is going on. You can see from grading, light kernel are separated, brown kernel are separated, black kernel are separated, so they are doing this grading and sorting also. अभी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी वॉलनट्स में अच्छे बनाए जाते हैं, तो विच आर आल्सो वेरी यूजफुल, और उसको बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वो भी हो रहे हैं अभी। ऑयल एक्सट्रैक्शन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दैट इज कमिंग अप नाउ, मतलब जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर अभी हो रहा है among the farmers of this walnut. You can see some variability in walnut. There are some trees जो erect हैं, आप देख सकते हो erect trees हैं, and there are some trees which are semi erect, and there are some trees which are spreading. तो मैंने आपको बोला था जो ट्रेनिंग सिस्टम भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ दीज ट्रीज, हम ट्रेनिंग सिस्टम भी उसी तरीके से करते हैं। जैसे इरेक्ट है, आप देख सकते हो इरेक्ट ट्री में हम लोगों ने सेंट्रल लीड सिस्टम को फॉलो किया है। जो सेमी इरेक्ट है उसमें मॉडिफाइड लीड सिस्टम को फॉलो करते हैं। जो स्प्रेडिंग है उसमें ओपन सेंटर सिस्टम को भी फॉलो किया जाता है, डिपेंड्स। बट वॉलनट के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है, वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। इसी तरीके से लीफ में भी वेरिएबिलिटी है। यू कैन फाइंड इलिप्टिक लीफ, यू कैन फाइंड नैरो इलिप्टिक लीफ, ब्रॉड इलिप्टिक लीफ। Then location of fruit buds, I told you, terminal bearer are also there, lateral bearing cultivars are also there. We have the different clusters. You can find one single walnut bearing. You can find 2 3 in clusters. You can also find 6 or 7 nuts in a single cluster. Nut shape, there are so many shapes which you can find in walnut. We have circular, triangular, broad, ovate, broad, trapezium. So we have also different shapes which we can find in walnut. You can see from this picture कि कितने different shape के walnuts और kernel size हमको मिलते हैं। This is narrow elliptic shape. Okay, now अभी के लिए, now you can ask me any question. अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है related to production technology of walnut, you are free to ask me any questions one by one. Well, you have any question? Yes, sir. Okay, Ujjwal, you can ask me any question. अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। सर ट्रेनिंग प्रूनिंग के बारे में बताएं कि 3 साल और मतलब वीडियो नहीं आ रहा है। 3 साल लग जाते हैं। एक मिनट। हाँ उज्जवल, आपका वीडियो, हाँ आप बोलो। हाँ
सर प्रूनिंग बताए कि 3 साल और 1 साल के बाद करना चाहिए, डिफरेंट मतलब लैटरल में और टर्मिनल में। सर तो उसका मतलब किस मंथ में करते हैं, मतलब फ्रूटिंग खत्म होते ही डाइट कर देते हैं? नहीं नहीं, देखो मैंने आपको ट्रेनिंग में। हमेशा बोला है उज्जवल, टेम्परेट फूड क्रॉप्स में प्रूनिंग हमेशा विंटर के सीजन में की जाती है, व्हेन प्लांट गोज इनटू डोर्मेंसी। देखो, जब यस सर। टेम्परेट फूड क्रॉप्स जो है, जब नवंबर आता है या दिसंबर आता है, प्लांट गोज इनटू डोर्मेंसी, प्लांट शेड देयर लीव्स, प्लांट गोज इनटू रेस्ट पीरियड, ठीक है। एट दैट टाइम ऑफ डोर्मेंसी जितने भी टेम्परेट फूड क्रॉप्स है, चाहे वो एप्पल है, पीच है, पियर है, प्लम है, वॉलनट है, एप्रिकॉट है, चेरी है, उसमें हमेशा डोर्मेंसी के टाइम पे प्रूनिंग करना चाहिए, ठीक है। समर में कभी कभी आप यस प्रूनिंग सर। करते हो, करेक्टिव प्रूनिंग, मान लो कोई डिजीज आ गया, कोई इन्फेस्ट आ गया, तो आपको पता है कि अगर हम उस ब्रांच को नहीं काटेंगे तो वो फैलेगा, वो इन्फेक्शन जो है स्प्रेड हो जाएगा, देन ओनली हम लोग समर में उस ब्रांच को रिमूव करते हैं, अदरवाइज प्रूनिंग इज जनरली डन एट द टाइम ऑफ डोर्मेंसी। एंड रिमेंबर ऑलवेज, all the temperate fruit crops goes into dormancy during winter. Plants shed their leaves and plants goes into dormancy, and from overcome from that dormancy, it requires a certain chilling period। जो मैंने आपको बोला वॉलनट के केस में 800 घंटे से लेकर यस सर। 1200 घंटे जो है चिलिंग पीरियड होना चाहिए, ओवरकम टू ओवरकम फ्रॉम द डोर्मेंसी। हाँ उसको, थैंक यू सर। ओके। हाँ, किसी और को पूछना है तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। हाँ, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, किसी को भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। यस सर। या हु इज देयर? धनंजय। हाँ धनंजय, वीडियो अपना ऑन करो और पूछो। जी सर। सर हम पूछना चाह रहे हैं सर, जैसे वीडियो अभी वीडियो ऑन नहीं है धनंजय आपका। हाँ ऑन हो गया सर। मुझे तो नहीं आ रहा है, चलो आप क्वेश्चन पूछो, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पूछो। हाँ आ गया, हो गया, जी हाँ। सर। हाँ पूछो। सर हम पूछ रहे हैं, ऐसा क्लाइमेट का रिक्वायरमेंट है बालनाट में सर, तो मेडिटेरियन रीजन में क्यों नहीं इसका फिर वाइड रेंज में हो रहा है, जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। हाँ नहीं नहीं, मैंने आपको देखो, मैंने आपको एलिवेशन बताया, दो चीजें मैंने आपको बताया, एक तो एलिवेशन बताया, इसलिए अभी नॉर्थ ईस्ट में कुछ एरियाज हैं जहाँ पे वॉलनट बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत पॉपुलर हो रहा है। उनके पास प्लांटिंग मटेरियल की कमी है, बट वो प्लांटिंग मटेरियल जो है वो सुकास्ट कश्मीर और सीआईटीएच जो है श्रीनगर, वो उनको प्लांटिंग मटेरियल दे रहा है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत स्कोप है, वहां पे वॉलनट बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है, ठीक है, बिकॉज जो उनका एलिवेशन है, जो उनका ऑल्टीट्यूड है, उस वजह से वो हो सकता है। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बोला कि इट रिक्वायर्स अ सर्टेन चिलिंग पीरियड, जहां पे 800 से लेकर 1200 घंटे चाहिए इसको, जो 7 डिग्री से बिलो होता है टेम्परेचर, वहां पे इसका वॉलनट की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी आती है। लेकिन ये भी आपको याद रखना है साथ साथ कि वॉलनट के लिए मूनसून जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। एट द टाइम ऑफ मूनसून, वॉलनट जो होता है वो नियर टू हार्वेस्टिंग होता है, मतलब उसका ग्रोथ होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे, मतलब अगस्त मान के चलो, अगस्त में यहाँ पे रेनफॉल होता है मोस्ट ऑफ द एरियाज में, और अगस्त में वहां पे हल्क क्रैक होना शुरू कर देता है। तो उस टाइम पे अगर वो बरसात होगी तो वो जो मॉइस्चर है वो अंदर जाएगा और स्पॉइल करेगा कर्नल को, और कर्नल जो है वो खराब हो जाएगा। बट यस, वॉलनट कैन बी ग्रो इन जम्मू कश्मीर, इन हिमाचल प्रदेश, इन उत्तरांचल एरियाज, एंड इन मनी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स नाउ। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है बहुत सारा एरिया आ रहा है जहां पे वो लोग अभी मतलब सक्सेसफुली वॉलनट को ग्रो कर रहे हो, अच्छी वॉलनट क्वालिटी का वॉलनट को ग्रो भी कर पा रहे हैं। ओके धनंजय। थैंक यू। ओके, थैंक यू धनंजय। Any other student who want to ask me question? Anjali, you want to ask me any question? Anjali? Yes, sir. Yes, you can ask me question, Sir, Anjali. sir, how much irrigation is required? आप इसको ऑन करो वीडियो को। Sir, how much irrigation is required? हाउ मच इरिगेशन इज रिक्वायर्ड? देखो Yes, sir. देखो अंजलि, जो फ्रूट क्रॉप्स होते हैं इसका एक क्रिटिकल पीरियड होता है इरिगेशन का, ठीक है। जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वो हर एक फूड क्रॉप के लिए अलग अलग देखी गई है अभी, ठीक है।
लेकिन एक क्रिटिकल पीरियड होता है सबके लिए, और वो क्रिटिकल पीरियड होता है फ्रॉम फ्रूट सेट टू हार्वेस्टिंग। जो फ्रूट सेट होता है, जनरली वी शुड अवॉइड इरिगेशन एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, वी शुड ऑल्सो अवॉइड इरिगेशन बिफोर फ्लावरिंग, क्योंकि बिफोर फ्लावरिंग अगर हम इरिगेशन करेंगे तो हो सकता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ प्लांट हमारा ज्यादा चला जाएगा, और एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग ऑल्सो वी शुड अवॉइड द इरिगेशन, बट आफ्टर फ्रूट सेट अप टू द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, दिस इज द क्रिटिकल पीरियड जहां पे आपको इरिगेशन देना है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, जो आपका एरिया है, मतलब आप वॉलनट को प्लेन एरिया में ले रहे हो, आप वॉलनट को जो है हिली एरियाज में ग्रो कर रहे हो, या आपका वहां पे सिचुएशन क्या है, मॉइस्चर कितना अवेलेबल है लैंड के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको वाटर की रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करवानी है। बट अगर जनरली बोला जाए आफ्टर 10 to 15 days यू हैव टू इरिगेट द वॉलनट ऑर्चर्ड, आपको 10 से 15 दिन के इंटरवल पे वॉलनट को इरिगेशन देना है टू गेट द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ वॉलनट प्रोड्यूस। ठीक है, Thank you, sir. ओके अंजलि। Yes, any other question? Shalini, you want to ask any question? Shalini, Yes, sir. okay, what is your question? Sir, for how long sir, for how long walnut fruits? आवाज नहीं आ रही है साफ आपकी शालिनी। Sir, there is some problem. अच्छा कोई बात नहीं, आप पूछो। हाँ, you repeat your question, ठीक है, you repeat your question शालिनी। Sir, for how long we can obtain economical yield from the walnut plant? ओके देखो, जो पहले जो सीडलिंग से हम प्रोड्यूस करते थे वॉलनट को, जैसे अभी आप यहाँ पे भी देखते हो ना कि आपके पास मैंगो में बहुत ओल्ड ऑर्चिड्स हैं, 60 साल के प्लांट्स हैं, 50 साल के प्लांट्स हैं, और उसमें अभी भी यील्ड आ रहा है। वॉलनट में ये देखा गया कि जो सीड से जो प्लांट्स थे पहले, जो जितने भी प्लांट्स थे रोड साइड पे हिली एरियाज में, वो 40 साल 50 साल इनफैक्ट 70-80 साल के प्लांट्स भी अच्छा यील्ड देते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो है कि जो सीड से जो प्लांट जो प्रोड्यूस किया जाता है उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एसेक्चुअल मीन्स। ठीक है, हाउएवर जो सीड से जो हम प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं उसका इकोनॉमिक यील्ड पहले नहीं आता है, वो 8-10 साल तक उसका इकोनॉमिक यील्ड नहीं आता है, 10 साल के बाद ही उसका इकोनॉमिक यील्ड आना शुरू हो जाता है। बट एसेक्चुअल मीन्स से जो आप लोग प्रोड्यूस करते हो प्लांट्स को, उसमें 2-3 साल के बाद ही यील्ड आना शुरू करता है। तो इकोनॉमिक यील्ड की अगर मैं दोनों की बात करूं तो जो आपका सीडलिंग से होता है वो 50 साल तक भी आपको इकोनॉमिक यील्ड देता है, 50 इयर्स तक भी उसका अच्छा इकोनॉमिक यील्ड आता है। जो एसेक्चुअल मीन्स से आप प्रोड्यूस करते हो उसका 40 इयर्स तक, 40 साल तक भी इकोनॉमिक यील्ड वॉलनट में अच्छा आता है। ओके, थैंक यू शालिनी। एनी अदर क्वेश्चन? सर न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होगा सर? कौन पूछ रहा है? दीपक। ओके दीपक, यू आप वीडियो ऑन करो दीपक अपना। दीपक आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा। दीपक क्या पूछ रहे हो? सर न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होगा सर? न्यूट्रिशन कितना देना चाहिए वॉलनट में, ये पूछ रहे हो? इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होगा सर वॉलनट का? अच्छा, वॉलनट का न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, मतलब वॉलनट के अंदर क्या है, ये पूछ रहे हो आप? यस सर। देखो, वॉलनट इज वेरी वेरी रिच इन न्यूट्रिशन। ठीक है, खासकर इट इज वेरी इट इज हैविंग ए गुड क्वांटिटी ऑफ दिस फैट परसेंटेज, अराउंड 65 to 67% जो है इसमें कुछ कल्टीवर्स में जो है फैट्स देखे गए हैं। अब देखो, वॉलनट में जो मैं आपको बता देता हूँ आपको, इट इज वेरी रिच इन न्यूट्रिशन। अगर आप जैसे मैंने आपको अभी बोला भी है लेक्चर के दौरान, सपोज यू आर ऑन ए लॉन्ग ट्रेवल, जहाँ पे आपको पता है हमको 4-5 दिन का ट्रेवल करना है और हमको पता नहीं न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा, यू कैन कैरी वॉलनट्स। ठीक है, वॉलनट्स जो है ना आपको एनर्जी जल्दी देता है, मतलब आपका जो 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 एनर्जी होता है वो स्लो नहीं है, वो एब्रप्ट होता है, मतलब आप खाओगे तो आपको न्यूट्रिशन मिलने लग जाएगा। it is having nutrients, it is having vitamins also, it is having carbohydrates, it is having very good amount of fats। ठीक है,
और जो वो फैट्स है ना, मैंने आपको बोला वो फैट्स नहीं है कि मतलब जो हम बोलते हैं कि भाई मेरा वेट मुझे गेन हो जाएगा, मैं मोटा हो जाऊंगा, ओबेसिटी आ जाएगी। वॉलनट इज हैविंग वेरी गुड फैट्स, ठीक है। तो उससे आपका जो है वेट गेन भी नहीं होगा, और आप जो है मतलब एक हेल्दी जो है फ्रूट इसको कंसिडर किया जाता है। ओके दीपक, एनी Okay. थैंक यू, एनी Okay. अदर क्यूरी यू हैव? No, sir. Priya, you have any question? Yes, sir. Okay, you can ask me. Sir, India occupies which position in the world in the production of walnut? देखो इंडिया जो है, एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इंडिया के बारे में, कि जो इंडिया में जो वॉलनट निकलता है अभी मोस्टली वो जम्मू कश्मीर में निकलता है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ा बहुत निकलता है, मैंने आपको बोला नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से भी थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में एक चीज अच्छा क्या है प्रिया, वो ये है कि जम्मू कश्मीर में ये मतलब आप डिफॉल्ट मान के चलो, अभी भी जो इसका कल्टीवेशन होता है ना वो ऑर्गेनिक ही होता है मोस्ट ऑफ द एरियाज में। जैसे बिहार में बहुत सारे एरियाज में मैंगो में कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया जाता है, कोई पेस्टिसाइड नहीं दिया जाता है, कोई केमिकल नहीं दिया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में भी जो है डिफॉल्ट आप मान के चलो ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। मतलब वहां पे जनरली कोई फर्टिलाइजर नहीं देते हैं मोस्ट ऑफ द एरियाज में, और कोई पेस्टिसाइड केमिकल का स्प्रे नहीं करते हैं। और पहले सिस्टमेटिक ऑर्चर्ड्स नहीं थे, इसलिए जो जम्मू कश्मीर का जो वॉलनट है ये पूरे वर्ल्ड में मतलब क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें मतलब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स हैं वो यूज नहीं किए जाते हैं। बट एज फार एज प्रोडक्शन इज कंसर्न, जो आपका क्वेश्चन है, इंडिया बहुत पीछे है प्रोडक्शन में, क्योंकि इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर में निकलता है। सो एज सच मुझे अभी नंबर पता नहीं है किस नंबर पे है, बट वी आर वेरी फार बिहाइंड, और प्रोडक्टिविटी में भी हम बहुत पीछे हैं। लेकिन क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि अभी टेक्नोलॉजीज बहुत सारी डेवलप हो रही है, अभी मैंने आपको बोला पैच बडिंग से वॉलनट जो है अभी प्रोड्यूस किया जाता है, और वो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फार्मर्स को दिया जा रहा है। अभी प्रोडक्टिविटी भी इसकी इंक्रीज हो रही है, बट इंडिया लैग्स बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, हम बहुत पीछे हैं। इफ वी आर if we can see top 4-5 countries of the world. Okay, thank you Priya. Thank you, sir. Any other question? Ujjwal? यस सर। जो उज्जवल आप पूछ रहे थे ना, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू रिमेंबर 1-2 थिंग्स जो मैं आपको मतलब बोलने की कोशिश कर रहा हूँ टेम्परेट फ्रूट क्रॉप जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। 3-4 चीजें जो है ना आप सब लोगों को याद रखनी है। जैसे आपका जो क्वेश्चन था ना कि सर प्रूनिंग इसका कब करेंगे हार्वेस्टिंग के बाद, ठीक है। 3-4 चीजें टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स में आप लोगों को याद रखनी है। फर्स्ट थिंग, प्रूनिंग इज ऑलवेज डन एट द टाइम ऑफ डॉर्मेंसी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज प्लांटिंग। प्लांटिंग जो है जनरली टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स में स्प्रिंग में किया जाता है, फरवरी मार्च में। ऑल्दो प्लांटिंग जो है नवंबर में भी किया जाता है, नवंबर दिसंबर में, बिफोर विंटर भी किया जाता है। बट कॉमन प्रैक्टिस है कि फरवरी मार्च में ही प्लांटिंग करते हैं इन ऑल द टेम्परेट फ्रूट क्रॉप, चाहे वो एप्पल है, चाहे वो पीच है, चाहे वो पियर है, चाहे वो प्लम है। क्यों? क्योंकि अगर आप नवंबर दिसंबर में करोगे तो उसके बाद जो बर्फ पड़ता है और जो कोल्ड टेम्परेचर होता है, जैसे टेम्परेचर कभी कभी -8, -10, -15 भी होता है, तो प्लांट छोटा होता है, वो नर्सरी में जो है ना मोटिलिटी आ जाती है और बहुत सारे पौधे मर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जनरली प्रेफरेंस दिया जाता है फरवरी मार्च में, ताकि विंटर खत्म हो गया होता है। ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है। तीसरी चीज आपको क्या याद रखना है इसमें टेम्परेट फूड क्रॉप्स में, जो आपको मैं बोलता हूँ, प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन जो मेथड्स हैं, जैसे अगर आप एप्पल में या पीच में या पियर में अगर आप टंग ग्राफ्टिंग करना चाहते हो, वो फरवरी मार्च में करते हैं। टंग ग्राफ्टिंग भी हम जनरली स्प्रिंग में करते हैं। लेकिन अगर हम बडिंग करते हैं तो बडिंग हम जनरली जुलाई अगस्त में करते हैं। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। प्लांटिंग टाइम ऑलवेज इन फरवरी मार्च। जैसे हम सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल में कब प्लांटिंग करते हैं, हम प्लांटिंग यहाँ पे करते हैं एट द टाइम ऑफ मूनसून, जुलाई अगस्त में हम लोग प्लांटिंग करते हैं। और यहाँ पे हम फरवरी मार्च में तब प्लांटिंग करते हैं जब हमारे पास एश्योर्ड इरिगेशन है। जैसे अब बनाना
जो है यहाँ पे फरवरी मार्च में है, अगर आपको फार्मर बोलेगा कि हम फरवरी मार्च में प्लांट कर सकते हैं बनाना का यहाँ पे, तो आप बोलते हो हाँ आप कर सकते हो, लेकिन आपको इरिगेशन लेना है, आपके पास एश्योर्ड इरिगेशन होना चाहिए। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे रिकमेंड क्या करते हो कि जुलाई अगस्त में ही प्लांट करना चाहिए। लेकिन टेम्परेट क्रॉप में जो स्प्रिंग का टाइम होता है एट द टाइम ऑफ फरवरी मार्च, वही टाइम जो है फ्लावरिंग का होता है, सॉरी वही टाइम प्लांटिंग का होता है। और टेम्परेट क्रॉप्स में अगर आपको याद रखना है कि फ्लावरिंग कब आता है, तो फ्लावरिंग वहां पे स्प्रिंग के बाद आता है। जैसे मान लीजिए इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल जितने भी टेम्परेट फूड क्रॉप्स है इनका फ्लावरिंग का टाइम भी होता है। जैसे मान लो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ सबके लिए, आप लोग इसको नोट डाउन करो। इन द मंथ ऑफ नवंबर all the temperate food crops goes to dormancy. Plants shed their leaves and it goes to dormancy, and to overcome from that dormancy the plant require a certain chilling period, and वो हर क्रॉप का अलग अलग है। जैसे एप्पल का 1500 घंटे हैं, जैसे पीच का सिर्फ 250-300 घंटे हैं, जैसे मैंने वॉलनट का बोला 800 से 1200 घंटे हैं। तो ये चिलिंग रिक्वायरमेंट जब उसको मिल जाता है तो प्लांट डोरमेंसी से बाहर आ जाता है। फरवरी मार्च में ये डोरमेंसी से बाहर आता है। सबसे पहले कौन सा क्रॉप है जो डोरमेंसी से बाहर आता है? सबसे पहले आलमंड आता है। आलमंड इज द फर्स्ट क्रॉप जो पहले फ्लावरिंग में आता है, उसके बाद पीच फ्लावरिंग में आता है, फिर धीरे धीरे एप्पल फ्लावरिंग में आता है, पियर आता है, वॉलनट आता है, ये सब फ्लावरिंग में आता है। तो मार्च और अप्रैल जो होता है ये फ्लावरिंग का टाइम होता है टेम्परेट फूड क्रॉप्स में। और जो मार्केट में आता है, चेरी इज द फूड क्रॉप जो सबसे पहले मार्केट में आता है। इन द मंथ ऑफ मे, इन द मंथ ऑफ मे एंड इन द और अर्ली जून आपका जो चेरी है वो मार्केट में आने लग जाता है हार्वेस्टिंग के बाद। और उसके बाद जून में आपका पीच हार्वेस्ट होने लग जाता है, आपका प्लम हार्वेस्ट होने लग जाता है, आपका एप्रिकॉट जुलाई में हार्वेस्ट होने लग जाता है। ये जो वॉलनट है जो मैंने आज आपको पढ़ाया, वॉलनट और आलमंड, इसको हम अगस्त के बाद यानी कि सितंबर में इसको हार्वेस्ट करते हैं। एप्पल भी हम सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हैं। और जो प्रूनिंग होता है वो हमेशा डोरमेंसी के टाइम पे होता है। ठीक है, ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो टेम्परेट क्रॉप्स के बारे में आप लोगों को याद रखना है। Okay, any other question? Lovely Azad, you want to ask any question? Yes, sir. Yeah, you can ask me question. आप वीडियो ऑन करो, अपना क्वेश्चन पूछो। हेलो हाँ पूछो, क्वेश्चन पूछो। सर, इसमें जो मैन्योर फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं तो वो सॉइल के बदले लीफ में करते हैं, क्यों? सॉइल के बदले? सर, इसमें जो मैन्योर और फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं वो सॉइल में नहीं करते हैं, उसके बदले हम लोग लीफ में इसका एप्लीकेशन करते हैं। नहीं, कौन बोला आपको? ऐसा क्यों? ये कौन बोला आपको ऐसा? सर, ऐसा दिया हुआ है। नहीं, देखो notes में। मैनवर और फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल एप्लीकेशन ही होता है। देखो आपको कभी भी फूड क्रॉप में किसी भी टाइम पे सपोज करो आपको किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी लगती है या किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी लगती है, तभी जनरली हम लोग फोलियर स्प्रे करते हैं जो लीफ पे होता है। ठीक है, अदरवाइज हमारा मैनवर एंड फर्टिलाइजर का जो एप्लीकेशन होता है ऑब्वियसली वो सॉइल के अंदर ही होता है। ठीक है, लेकिन किसी टाइम पे अगर आपको लगेगा कि कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है जो हमको लीफ से पता चल जाता है, या किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, तभी हम फोलियर स्प्रे करते हैं। अदरवाइज मैनवर एंड फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन हम सॉइल में ही करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है लवली कि न्यूट्रिएंट एनालिसिस, लीफ न्यूट्रिएंट एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है फूड क्रॉप्स के अंदर। जैसे आपको फील्ड क्रॉप्स में क्या बोलते हैं कि आप सॉइल का टेस्ट कीजिए और सॉइल न्यूट्रिएंट एनालिसिस हमको बताइए, तब हम रिकमेंड करेंगे कि कितना फर्टिलाइजर डालना है। और फूड क्रॉप्स के लिए सॉइल न्यूट्रिएंट एनालिसिस सफिशिएंट नहीं है। फूड क्रॉप्स के लिए लीफ न्यूट्रिएंट एनालिसिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लीफ न्यूट्रिएंट एनालिसिस आपको एग्जैक्ट बता देगा कि किस न्यूट्रिएंट की कितनी कमी है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन do the application of this manure and fertilizers. Okay, any other student who want to ask me question regarding walnut, regarding production technology of walnut? Any other student who want to ask me question, जिसको कोई भी क्यूरी है regarding production technology of walnut?
शुभम, शुभम आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? क्या सबको क्लियर है? सबको क्लियर हो गया क्या? धनंजय, यस सर। हाँ धनंजय, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। धनंजय, आपका वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑन करो। यस सर। देखो धनंजय, मैं क्योंकि किसी को क्वेश्चन अगर पूछना है तो बीच में आ जाएगा, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं कंक्लूड करता हूँ। वॉलनट इट इज एन टेम्परेट फ्रूट क्रॉप, ठीक है। वॉलनट जो है ये, मैं आपको वॉलनट का थोड़ा सा ब्रीफ में 5 मिनट में इसको कंक्लूड कर देता हूँ मैं। वॉलनट की फ्लावरिंग जो है अप्रैल के मंथ में होती है, ठीक है। अप्रैल के मंथ में इसकी फ्लावरिंग होती है। उसके बाद फ्रूट सेट होता है, तो मई जून जुलाई अगस्त इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, और सितंबर में ये हार्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। सितंबर में ये हार्वेस्ट हो जाता है। ये जब हार्वेस्ट हो जाता है, मैंने आपको बोला ये उस टाइम पे हल होता है। पहले तो देखो कर्नल होता है, कर्नल शल के अंदर होता है, शल जो है वो हल के अंदर होता है। वो हल क्रैक होता है, मैंने आपको फोटोग्राफ में दिखाया। वो हल जो क्रैक होता है 50% से 80% जब हल क्रैक होता है, तो इट मीन्स कि आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हो। हार्वेस्ट कैसे करते हैं लोग? जनरली जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो फार्मर जो है वो स्टिक्स उठाते हैं और स्टिक्स से उसको मतलब हार्वेस्ट मतलब इसको गिरा देते हैं नीचे, और फिर उठा देते हैं, फिर हल को रिमूव करते हैं, फिर ड्राइंग प्रोसेस होता है, और ड्राइंग प्रोसेस करने के बाद उसको फिर स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका ओवरऑल प्रोसेस। अगर हम इसकी प्लांटिंग देखते हैं, अगर आपको प्लांटिंग करनी है वॉलनट के अंदर, तो प्लांटिंग आपको इसको इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च करना है, ठीक है। और जो एसेक्सुअल प्रोपिगेटेड प्लांटिंग मटेरियल है उसी को करना चाहिए, ताकि ड्यूनलिटी पीरियड कम होता है, उसका ड्यूनल फेज कम होता है। और दूसरा वो क्या होता है उसका मतलब बहुत ज्यादा विग्रस नहीं होता है, मतलब वो मैंगो की तरह बहुत बड़ा नहीं होता है, वो थोड़ा सा डुआफ रहता है, जिसको आप सिस्टमेटिक ऑर्चर्ड्स में लगा सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको ये बोला कि पहले सिस्टमेटिक ऑर्चर्ड्स नहीं थे वॉलनट के, और अब सिस्टमेटिक ऑर्चर्ड्स जो है आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सक्सेसफुल प्रोपिगेशन मेथड, ठीक है। तो दिस वाज लिटिल बी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वॉलनट। किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम अपना लेक्चर अभी ऑफ कर देते हैं। इस तरह क्वेश्चन पूछना था सर। हम्म। सर जैसे इसमें जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है सर, वो क्या मस्ट क्या चिलिंग रिक्वायरमेंट क्या? मस्ट है एकदम, जितना ऐसे 800 से 1500 घंटा नहीं 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 रिक्वायरमेंट है नहीं सर? नहीं 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 देखो, चिलिंग रिक्वायरमेंट जो ना डिपेंडिंग अपॉन द कल्टीवर, देयर आर सम कल्टीवर्स which require chilling requirement of 1000 hours, there are some cultivars which require the chilling requirement of 500 hours, समझ गया? सो इट डिपेंडिंग अपॉन द कल्टीवर। तो जैसे मान लो मैं आपको बता दूं, जैसे पीच मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, पीच में मैंने आपको बोला था कि कुछ, या हमने आपको पियर भी पढ़ाया था, पियर में आपको बोला था मैंने कि हमारे पास कुछ वैरायटी ऐसी है जो हम कश्मीर में ग्रो करते हैं, क्योंकि उनका चिलिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है। उनका 1000 घंटे 1200 घंटे 1300 घंटे चिलिंग रिक्वायरमेंट है, तो उनको हम कश्मीर में ग्रो करते हैं। बीच में कुछ कल्टीवर है जिनको हम बोलते हैं लो चिलिंग कल्टीवर, 200 घंटे 300 घंटे 400 घंटे, जिनको हम पंजाब में ग्रो करते हैं, हरियाणा में ग्रो करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द कल्टीवर चिलिंग रिक्वायरमेंट उन वैरायटीज का होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू धनंजय। अविनाश आप मुझे help करो। अविनाश आपको कुछ पूछना है? Yes, sir. हाँ अविनाश पूछो। Sir, what kind of rancidity is present in walnut if we store it for longer time? स्टोरेज पीरियड कितना होता है इसका, वो पूछ रहे हो? No, sir. Sir, I am asking about rancidity. What kind of rancidity found in walnut? व्हाट काइंड ऑफ Rancidity. रेंसिडिटी? ओके, देखो मैंने आपको बोला था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड्स इन वॉलनट, ठीक है। अगर आप वॉलनट देखो, स्टोरेज वॉलनट का मैं आपको पहले बताऊं, स्टोरेज पीरियड बहुत बहुत लंबा होता है।
अगर आप प्रॉपर स्टोरेज रखोगे तो 1 साल तो आप आराम से फ्रेश वॉलनट्स को खा सकते हो। मतलब इनफैक्ट अगर आप अभी ऐसी भी पैकिंग्स आ रही है जहाँ पे 2 साल तक भी वॉलनट के कर्नल्स को स्टोर किया जाता है और 2 साल के बाद भी आपको जो है ना फ्रेश वॉलनट्स मिलता है खाने के लिए। बट वो रेंसिडिटी की प्रॉब्लम है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हैविंग द फैटी एसिड इज प्रेजेंट इन वॉलनट। तो इसलिए आपको जो पैकिंग है उसका ख्याल रखना है आपको। मतलब उसके वो एयर टाइट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप बीच में खोलते हो और एयर चला जाता है, या जो टेम्परेचर है वो कभी कभी ह्यूमिडिटी आ जाती है। जैसे यहाँ के टेम्परेचर में कभी कभी है, आपने जुलाई अगस्त में वॉलनट के पैकेट को खोला और फिर बंद किया और बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमिडिटी वो रेंसिडिटी क्रिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस। So to avoid that rancidity, you need to have a proper packaging. And this rancidity is because due to the presence of the saturated fatty acids. Okay, any other question? Adarsh, you want to ask any question? Adarsh? हेलो हाँ आदर्श, कुछ पूछना है आपको? अजीत पूछ रहा है। सर इसमें प्रोपोगेशन कौन पूछ रहा है? सर आदर्श हाँ आदर्श पूछो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हम लोग करते हैं, कटिंग ही क्यों करते हैं? हाँ आदर्श, हेलो आवाज नहीं आ रही आदर्श आपकी। हेलो हाँ आदर्श बोलो। पैच बडिंग क्यों करते हैं इसमें? पैच बडिंग क्यों करते हैं? देखो सर पैच बडिंग ही हाँ मैं बताता हूँ आपको पैच बडिंग क्यों करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो जहां तक प्रोपोगेशन की बात है, वॉलनट में जो सक्सेस है प्रोपोगेशन का, ये पहले नहीं था, पहले सीड से ही करते थे। इनफैक्ट अभी भी जो प्रोपोगेशन सक्सेस है पैच बडिंग में तो अच्छा सक्सेस है, 90% के आसपास, 95% भी रिपोर्टेड है। बट ये रिपोर्ट है मतलब कंट्रोल कंडीशंस में। पैच बडिंग ही क्यों करते हैं, इसका आंसर ये है, सिर्फ पैच बडिंग नहीं करते हैं, ग्राफ्टिंग भी सक्सेस है इसमें वॉलनट में। ऐसा नहीं है कि ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं है, वॉलनट में ग्राफ्टिंग भी अभी सक्सेस है। बहुत सारे जगहों से रिपोर्ट आ रहे हैं, दे हैव वेरी गुड सक्सेस इन ग्राफ्टिंग आल्सो। पैच बडिंग का सक्सेस रेट ज्यादा है। देखो जब हम बोलते हैं ना कोई कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड, मैंगो में विनियर ग्राफ्टिंग कमर्शियल मेथड है, क्यों है? आपका लीची में ईयर लेयरिंग कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड है, क्यों है? क्योंकि इसकी सक्सेस रेट ज्यादा है। और सक्सेस किन चीजों पे डिपेंड करती है? सक्सेस डिपेंड करती है क्लाइमेट पे, सक्सेस डिपेंड करती है जो रूट स्टॉक होता है, जो सियान होता है, उसका नेचुरल हैबिटेट जो होता है, उसका जो जाइलम और फाइलम का कंडीशन होता है, उसके ऊपर जो है आपका प्रोपगेशन डिपेंड करता है। वॉलनट में कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर पैच बडिंग का क्योंकि सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने आपको बोला पैच बडिंग इज नाउ द कमर्शियल एसेक्चुअल प्रोपगेशन मेथड इन वॉलनट। देखो अभी कोई स्टूडेंट है, पल्लवी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। पल्लवी आप कुछ पूछना चाह रहे हो? थैंक यू यस हाँ पूछो। हाँ सर, वॉलनट का सीड रेट क्या होता है? सीड रेट मींस व्हाट? क्या सीड रेट? सर इसका जब कल्टीवेशन करना हो तो सर इसका एक प्रॉपर सीड होता होगा, तो सर वो कितना होता होगा? पल्लवी आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? फूड क्रॉप्स में सीड रेट नहीं होता है। वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी वेजिटेबल क्रॉप, हम वेजिटेबल क्रॉप को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फूड क्रॉप में प्रोपगेशन मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, सीड से करें या एसेक्चुअल मीन्स से करें। देखो एसेक्चुअल मीन्स से ही करना चाहिए, कोई भी प्लांटिंग मटेरियल जो है एसेक्चुअल मीन्स से ही प्रोपगेट करना चाहिए, क्योंकि वॉलनट में एसेक्चुअल प्रोपगेशन मेथड पहले सक्सेसफुल नहीं था, तो सीड से किया जाता था। तो सीड रेट नहीं होता है, उसमें क्या होता था, ये सीड को जो है इन द मंथ ऑफ नवंबर, मैंने आपको बोला कि कोल्ड मॉइस्ट कंडीशन में रखा जाता था, ठीक है? और जैसे मान लो आप बेड्स को प्रिपेयर करते थे, उसमें सैंड डालते थे, कोल्ड मॉइस्ट कंडीशन में रखते थे, स्ट्रेटिफिकेशन का ट्रीटमेंट देते थे, एंड फिर फरवरी मार्च में वहां से जर्मिनेशन होता था, और जर्मिनेशन के बाद वो सीडलिंग तैयार होती है। वो सीडलिंग जो तैयार होती है, वन ईयर की सीडलिंग पे जनरली हम लोग उसके बाद हम ग्राफ्टिंग करते हैं। अगर हम ग्राफ्टिंग नहीं करते हैं तो पहले ही
जो सीडलिंग लगाते थे वो 10 मीटर पे लगाते थे, 15 मीटर पे लगाते थे, क्योंकि अगर आप सीडलिंग से पहले लगाते थे तो क्योंकि मैंने आपको बोला प्लांट बहुत बड़े होते थे, जब प्लांट बहुत बड़े होते थे तो डिस्टेंस जो स्पेसिंग है वो 15-15 मीटर की होती थी। लेकिन अभी हम प्रोपिगेशन मेथड करते हैं, पैच बटिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, तो हम लोग उस सीडलिंग के ऊपर एक साल जब सीडलिंग की होती है तो उसके ऊपर हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं या पैच बटिंग करते हैं। सीड रेट नहीं होता है फूड क्रॉप्स के अंदर बच्चे, सीड रेट जो होता है ये सीरियल क्रॉप्स में या वेजिटेबल क्रॉप्स में होता है, क्योंकि हमको वहां पे 1 हेक्टेयर में सीड्स को सोइंग करना होता है, या 1 एकड़ में सीड्स को सोइंग करना होता है। वॉलनट के केस में सीड से हमको प्लांट को बनाना होता है और उस प्लांट को फिर ट्रांसप्लांट करके फील्ड में लगाना होता है। तो वॉलनट के केस में कोई सीड रेट का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। एम आई क्लियर पलोवी? लगाना होता है, इसमें कोई सीड नहीं होता। पलोवी? Yeah, thank you. ओके शालिनी, आपको कोई क्वेश्चन है? शालिनी आप हाथ रेज कर रहे हो। ओके शालिनी, क्वेश्चन है शालिनी? Sir, actually, it was a mistake. ओके कोई बात नहीं। सो आई थैंक यू ऑल यू नो फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिस्कशन। सी आप लोग जो है अभी कोविड का अभी चल ही रहा है। आई अगेन यू नो एडवाइज यू ऑल स्टूडेंट्स दैट यू प्लीज यू नो try to maintain the physical distancing, maintain the social distancing while doing any kind of work. आप लोग यू नो अच्छा खाना खाया कीजिए, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहना चाहिए। एंड रिमेन पॉजिटिव, जो मैं आप लोगों को हमेशा मैसेज देता हूँ, ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। any question you have regarding any food crop, you can ask me, you know, on my WhatsApp. You can also email me. आप लोग मुझे कभी भी फोन करके भी कोई भी क्यूरी पूछ सकते हो रिगार्डिंग एनी फूड क्रॉप। कोई भी चीज से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो। बट आप लोग अपना ख्याल रखिए, आप लोग अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहिए, और जो है कम से कम 5-6 घंटे जो है अपने स्टडी के लिए भी आप लोग रखिए, एंड बी इन द पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड ओनली। दिस इज माय एडवाइस टू यू ऑल, एंड थैंक यू so much for participating in this lecture. Thank you all.